नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ के बारे में जिनके बिना आज हिंदी आलोचना और इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आइए उनके जीवन और उनकी शानदार रचनाओं की दुनिया को करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हिंदी साहित्य का ये जो इतना बड़ा स्तंभ है, इसकी नींव आखिर रखी किसने और कैसे? क्या ये उनके शुरुआती दिनों के संघर्ष थे, या फिर उनका खुद से पढ़ाई करने का जो जुनून था वो था, या साहित्य के लिए उनका प्यार? चलिए इस सफर में मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए ताकि हम आचार्य शुक्ल की शख्सियत और उनकी जिंदगी की एक मोटी मोटी तस्वीर को समझ सकें। जरा उनके जीवन के सफर पर एक नज़र डालते हैं। जन्म होता है 1884 में। 1900 के दशक में करियर की शुरुआत होती है। 1920 आते आते वो काशी में एक जाने माने प्रोफेसर बन जाते हैं और फिर 1941 में उनका देहांत हो जाता है। ये हैं वो अहम पड़ाव जिन्होंने उनकी जिंदगी को दिशा दी। स्क्रीन पर जो ये जानकारी दिख रही है, ये सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, ये तो एक पूरे साहित्यिक युग की बुनियाद है। कहानी शुरू होती है साल 1884 से बस्ती जिले के अगोना गांव में। यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ और उनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं उनके शुरुआती जीवन को और उन मुश्किलों को जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को तराशने का काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी पढ़ाई का सफ़र बहुत लंबा नहीं चला। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल तो पास कर लिया, पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई आखिरी साल में ही छूट गई। पर यह बात साबित करती है कि असली प्रतिभा डिग्रियों की मोहताज नहीं होती, है ना? पढ़ाई छूटने के बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर की अदालत में नौकरी तो की, लेकिन उनका मन वहां टिक नहीं पाया। वो नौकरी उन्हें रास नहीं आई। जल्द ही उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और उसी मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर बन गए, जहां कभी वो खुद एक स्टूडेंट हुआ करते थे। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर, वो सफर जिसने उन्हें साहित्य की दुनिया का एक चमकता सितारा बना दिया। और इसकी प्रेरणा क्या थी? उनका जुनून और खुद से सीखने की लगन। तो सवाल ये उठता है कि ये सब ज्ञान आया कहाँ से? जवाब है सेल्फ स्टडी, यानी स्वाध्याय। इसी की ताकत से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला जैसी भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ बना ली, जो बाद में उनके साहित्यिक कामों का आधार बनी। इन भाषाओं पर जो उनकी पकड़ थी ना, उसी के दम पर उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया। उनके लेख इतने दमदार होते थे कि बहुत जल्द ही साहित्यिक दुनिया में उनकी पहचान बन गई और इसी प्रसिद्धि की वजह से उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। चलिए अब बात करते हैं उनकी उस विरासत की जिसने उन्हें सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक विचारक बना दिया। उन्हें ऐसे ही नहीं युग प्रवर्तक आचार्य कहा जाता। इसका मतलब है एक ऐसा विद्वान जो पूरे युग की सोच को एक नई दिशा दे दे, और उन्होंने बिल्कुल यही किया। ये उपाधि हिंदी साहित्य पर उनके गहरे असर को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। यूनिवर्सिटी में भी उनका कद लगातार बढ़ता ही गया और फिर बाबू श्याम सुंदर दास के बाद उन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। सोचिए उस दौर में ये कितना बड़ा सम्मान रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी अकादमिक उपलब्धि थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि शुक्ल जी को हम किसी एक खांचे में नहीं बांध सकते। वो एक जबरदस्त आलोचक थे, एक बेहतरीन निबंधकार थे, एक निष्पक्ष इतिहासकार थे और लिखने की उनकी शैली तो कमाल की थी। लेकिन इन सब में उनका दिल बसता था आलोचना में। तो अब बारी है उन रचनाओं की जिन्होंने हिंदी साहित्य का नक्शा ही बदल दिया। जरा देखिए उनके काम का दायरा। चिंतामणि जैसे निबंध, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा ग्रंथ और रसमीमांसा जैसी आलोचनात्मक किताबें। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। उनकी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास, ये महज एक किताब नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि ये एक परंपरा की शुरुआत है। इसी ग्रंथ ने हिंदी में साहित्य के इतिहास को लिखने का एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका दिया और आज भी ये सबसे भरोसेमंद किताब मानी जाती है। और जब बात चिंतामणि की आती है तो ये सिर्फ निबंधों का कलेक्शन नहीं है, ये तो मनोभावों और विचारों का एक गहरा समंदर है जिसमें आप जितना डूबे कम हैं। इस किताब ने हिंदी में साहित्यिक निबंध को एक नई पहचान और एक नई ऊंचाई दी। और उनकी प्रतिभा की रेंज तो देखिए। कहानी भी लिखी, 11 वर्ष का समय, काव्य भी रचा, अभिमन्यु वध, हिंदी शब्द सागर जैसे विशाल शब्दकोश को एडिट भी किया।
और तो और बुद्ध चरित जैसे महाकाव्य का अनुवाद भी कर डाला। मतलब हर विधा में कमाल। और फिर आया साल 1941, जब हिंदी साहित्य का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए विदा हो गया। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे ज्ञान की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमारा रास्ता रोशन कर रही है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर आचार्य शुक्ल ना होते तो आज हम हिंदी साहित्य को जिस रूप में जानते हैं, क्या वो वैसा होता? ये सवाल ही हमें उनके उस बेमिसाल योगदान की याद दिलाता है जिसने एक पूरी साहित्यिक परंपरा को नई दिशा दी।